गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बीज की प्रसुप्ति के कारणों पर बात की थी कि बीज के अंदर जो प्रसुप्ति होती है वो क्यों होती है, उसको दूर कैसे किया जाता है। उसके बाद में बीज की जो जनन क्षमता है उसका टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम बीज की जनन क्षमता का टेस्ट करते हैं, और प्रसुप्ति को कौन कौन से कारण हैं जो यहाँ पर प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर जो अंकुरण होता है उस अंकुरण की क्रिया विधि क्या है। अंकुरण की क्रिया विधि, जब किसी भी सीड का जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन में ऐसा नहीं है कि सीड के अंदर कुछ ही चेंज होते हैं, क्योंकि में जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि सीड को जर्मिनेट होना है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को उस सीड कोट से बाहर निकलना है, जिसके अंदर, क्योंकि सीड कोट ऊपर जो बीज का आवरण है उसके अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो बंद है, तो उसको एम्ब्रियो से बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, हार्मोन की आवश्यकता होती है। जो निरोधक हार्मोन है वो कम होने चाहिए, जो प्रेरक हार्मोन है वो अधिक होने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी यहाँ पर सीड के एम्ब्रियो को आवश्यकता होती है। तो यहाँ अंकुरण की क्रिया विधि में कौन कौन से फैक्टर काम आते हैं। सबसे पहले आकार की परिवर्तन, आकार की परिवर्तन। आकार की में कैसे परिवर्तन होता है। सीड को जल में डुबोया या फिर सीड के आसपास सीड को मिट्टी में डाला। मिट्टी में क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर किसकी वजह से, जल की वजह से। तो जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं, बीज को मिट्टी में डालते हैं, तो इस जल के कारण, इस मॉइस्चर के कारण सीड की जो एम्ब्रियो एक्सिस होती है, जो भ्रूणीय अक्ष होती है, ये एम्ब्रियो एक्सिस क्या होगी, फूल जाएगी। किसके कारण, जल के कारण। जल अवशोषित करके क्या हो जाती है, एम्ब्रियो एक्सिस फूल जाती है। और एम्ब्रियो एक्सिस जब जल अवशोषित करके फूलेगी तो यहाँ पर आकार बढ़ेगा। तो यहाँ एम्ब्रियो का आकार बढ़ेगा, और जब एम्ब्रियो का आकार बढ़ेगा तो जो सीड कोट है वो सीड कोट क्या हो जाएगा, कमजोर। कमजोर तो पहले हो चुका है जल की वजह से, और कमजोर होकर के क्या होगा, टूट जाएगा। सीड कोट टूटता है, और जब सीड कोट टूटेगा तो एम्ब्रियो कहाँ आएगा, बाहर। तो डायरेक्ट एम्ब्रियो बाहर नहीं आता है। एम्ब्रियो कब बाहर आता है, कैसे बाहर आता है। सेकंड देखिए इसमें, कार्यकीय परिवर्तन, कार्यकीय परिवर्तन। कार्यकीय परिवर्तनों में क्या होता है, एम्ब्रियो ने या फिर कहें कि सीड ने जल का अवशोषण किया, एम्ब्रियो एक्सिस फूल गई। तो एम्ब्रियो एक्सिस किससे बनी है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे एम्ब्रियो एक्सिस बनी है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो एक्सिस सेल से ही तो बनी है। तो सबसे पहले जब जल का अवशोषण होगा, जब जल का अवशोषण होगा तो जल अवशोषण से सेल्स क्या हो जाएंगी, आकार में बड़ी। सेल्स आकार में बढ़ जाती है। अब यहां पर जो संचित भोजन है, जो संचित भोजन है, संचित भोजन कौन सा और कहां। पहली बात तो संचित भोजन होता कहां है, बीज पत्र में, डाइकोटिलेडोन्स, एंडोस्पर्म में। जो यहाँ बीज पत्र और एंडोस्पर्म में जो संचित भोजन होता है, ये संचित भोजन का क्या होगा, यहाँ पर इसका जल अपघटन होगा।
इसका जल अपघटन होगा। और इसका जल अपघटन होने के बाद में यहां पर क्या होगा, जब इसका जल अपघटन होगा तो यहां जो संचित भोजन है उसका क्या होगा, स्थानांतरण। जल अपघटन होगा तो जल अपघटन के बाद में यहाँ पर संचित भोजन का स्थानांतरण होगा। इसका मतलब स्थानांतरण से क्या मतलब है, स्थानांतरण से ये मतलब है कि जो यहाँ पर संचित भोजन था, जो बीजपत्र में और एंडोस्पर्म में था, वो किसके रूप में था, स्टार्च के रूप में है, प्रोटीन के रूप में है, या कोई अन्य रूप में है, तो यहाँ वो ऑलमोस्ट किसके अंदर बदल जाएगा, वो ऑलमोस्ट उसको सुक्रोज के अंदर या कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदल देते हैं। और यहाँ जो यहाँ पर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, इस एम्ब्रियो से क्या बनेंगे, प्रांकुर और मूलांकुर। प्रांकुर और मूलांकुर बनेंगे इससे। तो यहां इसको दे दिया जाएगा, इस भोजन को, जो इसका स्थानांतरण कहां कर दिया जाएगा, एम्ब्रियो के लिए। हम कह रहे हैं ना एम्ब्रियो कहां जाएगा, बाहर। तो बाहर एम्ब्रियो नहीं, क्या आएगा, पहले मूलांकुर आता है और बाद में क्या आता है, प्रांकुर। सबसे पहले जो सीड है वो किस में जमेगा, जमीन के अंदर। जो जब जमीन के अंदर वो जम जाएगा, जमने के बाद में तब ऊपर की तरफ क्या चलेगा, प्रांकुर चलेगा। तो यहाँ जो संचित भोजन का स्थानांतरण किसके लिए हो जाता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। थर्ड, एंजाइम्स कंट्रोल, सॉरी हार्मोनल कंट्रोल, एंजाइम्स नहीं, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने जब प्रसुप्ति पढ़ रहे थे तो प्रसुप्ति में 2 हार्मोन की बात की थी, एबीए एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन। दो की बात की थी हमने। एब्सिसिक अम्ल क्या है, संदमनकारी, ये क्या है, प्रेरक। संदमनकारी किसका है, वृद्धि का, वृद्धि को क्या करता है, संदमित। और ये वृद्धि को क्या करेगा, प्रेरित। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे करेंगे, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, जब यहाँ पर ये अवस्थाएं आती हैं, अग्निजान जल का अवशोषण होगा, आकार की परिवर्तन होते हैं, सीड कोट कमजोर पड़ेगा, एम्ब्रियो एक्सिस फूलेगी जब, तो यहाँ पर संचित भोजन का जल अपघटन होगा। तो जब ये दोनों प्रोसेस हो जाती हैं या हो रही होती हैं, आई एम सॉरी, जब ये दोनों प्रोसेस हो रही होती हैं, तो यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन तो क्या हो जाती है, घट जाती है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब जिब्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी घट जाती है, तो यहाँ पर किसका वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। और वृद्धि स्टार्ट होने से मतलब क्या है हमारा, कि यहाँ पर प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण हो जाता है, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अंकुरण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंकुरण की क्रियाविधि क्या होगी, कंप्लीट। किसी सीड का अंकुरण हो जाएगा। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए कोई भी एक कारक जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ पर कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिनमें यहाँ पर परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है थर्ड चैप्टर, गति, मूवमेंट, गतियां। पादप गतियां, प्लांट मूवमेंट। एनिमल्स तो मूव करते हैं, तो क्या प्लांट भी मूव करते हैं?
प्लांटों में भी गतियां पाई जाती हैं। हाँ, क्योंकि यहां पर अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें, लोअर प्लांट्स की बात करें, तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं संपूर्ण प्लांट बॉडी ही मूव करती है, संपूर्ण प्लांट बॉडी में गति होती है। लेकिन जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में क्या होता है? कभी देखा है नीम पीपल को चलते हुए? नहीं। यहां जो हायर प्लांट्स होते हैं, इन हायर प्लांट्स में कुछ पार्ट सेल का साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म यहां या तो कुछ पार्ट में होगी या फिर सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वो आएंगी आगे की जो गतियां कुछ पार्ट के अंदर ही आ जाएंगी। यहाँ पर जो प्लांट का कुछ हिस्सा है, चाहे वो उसका फ्लावर है, चाहे उसकी लीफ है, चाहे उसकी कोई छोटी टहनी या शाखा है, उसके अंदर मूवमेंट पाई जाएगी। इसके अंदर ना मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ना कह के हम इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर मूवमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स में कोशिका का कुछ भाग, प्लांट का कोई भी भाग या फिर कोशिका में पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म है वो यहाँ पर गति प्रदर्शित करता है। तो ये गतियां होती क्यों है? प्लांट को क्या आवश्यकता पड़ गई इन मूवमेंट की? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो गति पाई जाती है, ये गति पाई जाती है उद्दीपनों के कारण, उद्दीपनों के कारण। ये उद्दीपन बाहर से मिल रहे हैं या खुद कोशिका में किसी कारण से हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं वो डिपेंड करता है उस चीज पर। तो यहाँ जब किसी भी प्लांट के पार्ट को या प्लांट को कोई बाहर से उद्दीपन दिया जाता है तो उस एक्शन का रिएक्शन होता है। जो हम उद्दीपन जो बाहर से दे रहे हैं उस उद्दीपन के प्रति इनकी क्या होती है? क्रिया। और वो क्रिया किस में आती है? यहाँ गतियों के मूवमेंट के थ्रू देखी जाती है कि पादप के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो जब एक्शन का रिएक्शन प्लांट शो कर रहे हैं तो वो ही यहाँ पर क्या होता है? वो पादप की गतियों के रूप में शो आता है। अगर हम उद्दीपन ना दें तो गतियां नहीं होंगी। उद्दीपन हम नहीं दे रहे, कहीं तो ह्यूमंस या एनिमल्स के द्वारा दिए जाते हैं, कहीं पर ये स्वतः ही होते हैं। इनके अंदर जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, क्लेमाइडोमोनाज को गर्मी का मौसम है, ऊपर ज्यादा उसको गर्मी लगी तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। टेम्परेचर उसको कैसा चाहिए? एक मीडियम टेम्परेचर चाहिए उसको रहने के लिए, तो वो क्या करेगा? जल की सरफेस से नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे उसको ज्यादा ठंडक लगी तो क्या करेगा? मूव करके कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये लोअर है, लोअर एनिमल्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं। लोअर प्लांट्स में पूरे की पूरी प्लांट बॉडी ही मूव करेगी। यहाँ उद्दीपन मिला है, इसको बाहर से उद्दीपन मिल रहा है। ऐसे ही साइक्लोसिस जो गतियां होती हैं जो जीव द्रव्य में पाई जाती हैं, वो जीव द्रव्य में पाए जाने वाले उद्दीपन बाहर से भी हो सकते हैं और खुद कोशिका के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उद्दीपन बाहर से ही मिले, खुद स्वतः उद्दीपन भी हो सकते हैं। प्लांट के खुद के, कोशिका के खुद के उद्दीपन भी हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर उद्दीपन होते हैं। स्वतः के स्वप्रेरित गतियां भी पाई जाती हैं और बाह्य प्रेरित गतियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। एक आता है आपका पॉइंट आता है श्रांति काल। श्रांति काल, ये श्रांति काल क्या होता है? किसे कहते हैं श्रांति काल? आप लोगों ने छुई मुई के बारे में काफी सुना होगा कि छुई मुई को जब हम छूते हैं तो क्या होती है? वो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं।
तो यहाँ पर जैसे हमने किसी भी पादप को बाहर से कोई उद्दीपन दिया, उद्दीपन देने के बाद में उसमें मूवमेंट हुई, मूवमेंट होने के बाद में जैसे छुई हुई की पत्ती को हमने छुआ, छूने के बाद में पत्तियां क्या हो गई, सुकड़ गई। सुकड़ने के बाद में उसको कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि उद्दीपन देने के बाद में जो उनमें परिवर्तन आते हैं वो परमानेंट आते हैं, परमानेंट नहीं आते, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। कुछ टाइम के बाद में स्वतः ही प्लांट का जो पार्ट है या फिर कोशिका है वो कैसी हो जाएगी, अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाती है। उद्दीपन का जैसे ही प्रभाव खत्म हुआ उस टाइम के बाद में कोशिका अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाएगी। अब शांति काल में क्या होगा, मान लिया हमने छुई के पादप को छुआ और उसमें हमने जैसे अभी इसको छुआ, अगर 2 मिनट के लिए इसे हम छोड़ दें, 2 मिनट के लिए, तो ये क्या होगा, अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाएगा। धीरे धीरे प्रसार हो रहा है पत्ती में। हमने इसको 2 मिनट से पहले ही 1 मिनट में या 1.5 मिनट में इसको छू दिया, तो क्या होगा, पत्ती जब तक फैल नहीं पाई तब तक इसको दोबारा उद्दीपन मिल गया। फिर हमने 1 मिनट में इसको छू दिया, फिर इसे हमने इसको आधे मिनट में छू दिया, तो बार बार छू रहे हैं। तो यहाँ पर जब उद्दीपन बहुत जल्दी जल्दी दिए जाते हैं, बहुत तीव्रता के साथ में दिए जाते हैं, जो उसके नॉर्मल होने का टाइम है उस टाइम से बहुत पहले दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि उद्दीपनों के क्या कहें, एक्शन की रिएक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता, उसकी कोई रिएक्शन नहीं आती है। तो यहाँ पर ये प्रतिक्रिया की जो गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और धीमी होने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। तो यहाँ पर इन उद्दीपनों को अगर टाइम से पहले दे दिया जाए तो यहाँ पर उद्दीपनों की जो प्रति अनुक्रिया होती है वो अनुक्रिया क्या हो जाती है, अनुक्रिया क्षीण हो जाती है, अनुक्रिया क्षीण हो जाती है। और अनुक्रिया का क्षीण होना ही क्या कहलाता है, श्रांति काल। श्रांति काल कहलाता है। गतियों का वर्गीकरण करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी गतियां पाई जाती हैं, कैसे कैसे पाई जाती हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, एक तो होती हैं जैविक गतियां और एक होती हैं यांत्रिक गतियां। तो यहाँ 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने गतियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, एक भौतिक गतियां और दूसरी होती है यहाँ पर जैविक गतियां और एक भौतिक गतियां। जो भौतिक गतियां हैं, इन भौतिक गतियों को 2 भागों में बांटा है। पहली आर्द्रताग्राही, यहाँ पर जो पहली पाई जा रही है वो कौन सी पाई जाती है, आर्द्रताग्राही, और दूसरी पाई जाती है यांत्रिक। यहाँ पर जो भौतिक गतियां हैं उनके 2 पार्टों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। जो जैविक गतियां हैं, इन जैविक गतियों को भी 2 में बांटा है, एक तो होती है चलन गतियां और दूसरी होती है वक्रता गतियां। एक चलन गतियां और दूसरी वक्रता गतियां। अब यहाँ पर जो चलन गतियां हैं, इन चलन गतियों को भी यहाँ 2 भागों के अंदर बांटा गया है, स्वयं प्रेरित चलन गतियां और अनुप्रेरित चलन गतियां। स्वयं प्रेरित जो खुद के कोशिका के खुद के कारण या प्लांट के खुद के कारण हो रही हैं, बाहर से कोई भी उद्दीपन उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाती हैं, स्वयं प्रेरित चलन गतियां। और जहां दूसरे से की वजह से वो क्रिया प्रदर्शित कर रही हैं तो वो क्या कहलाती हैं, अनुप्रेरित चलन गतियां। दूसरे से कैसे, जैसे प्रकाश के कारण हो रही है, ताप के कारण हो रही है, किसी रसायन के कारण हो रही है। एनीवन बताएंगे आगे रियोटैक्टिक और गैल्वेनोटैक्टिक को। तो यहाँ भी किसी बाहर के कारण हो रही है, खुद का प्लांट का कोशिका का खुद का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्वयं प्रेरित होती है वो कशाविकाओं के कारण, अमीवीय गति, जीव द्रव्य गति या उत्सर्जी गति, ये कोशिका के खुद के कारण होती हैं, ये खुद के प्रेरण के कारण होती हैं। यहाँ खुद के इंटरनल यहाँ पर जो परिवर्तन आते हैं, यहाँ पर चेंज होते हैं, उनकी वजह से होती हैं, बाहर का कोई रोल नहीं होता। दूसरी होती है यहाँ पर वक्रता गतियां। जो वक्रता गतियां हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। वक्रता गतियां भी यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं।
एक स्वयं प्रेरित वक्रता गति और दूसरी हो रही है प्रेरित वक्रता गति। खुद के प्रेरण के कारण वक्रता आ रही है, वक्रता का मतलब मुड़ रही है, और दूसरा किसी और की वजह से यहाँ पर वक्रता आ रही है। तो स्वयं प्रेरण के कारण जो आती हैं वो भी दो प्रकार की हैं, स्वयं परिवर्तनी, स्वयं के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं स्वयं परिवर्तनी, और स्वतः वृद्धि गति वक्रता। यहाँ पादप किस खुद के ही कारण यहाँ जो गति कर रहा है, ग्रोथ करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ, यहाँ पर क्या वक्रता आ रही है, शिखा चक्रण, अधोकुंचन या अधोवृद्धि वर्तन। तो यहाँ पर शिखा चक्रण किसी से लिपटेगा, जो आरोही पादपों में पाया जाता है शिखा चक्रण। ऐसे ही अधोकुंचन जो बल्लरी और आरोही पादप पाए जाते हैं उनके अंदर यहाँ ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेरित वक्रता गतियां। जो प्रेरित वक्रता गतियां हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, अनुवर्तनीय या दिशीय। जिसके कारण हो रही हैं उसकी दिशा में होंगी, या तो उसकी तरफ या उससे दूर। प्रकाशानुवर्तनी, रसायनुवर्तनी, गुरुत्वानुवर्तनी, स्पर्शानुवर्तनी, जलानुवर्तनी और तापानुवर्तनी। प्रकाश के कारण, रसायन के कारण, गुरुत्व के कारण, स्पर्श के कारण, जल के कारण और ताप के कारण। जो यहाँ इनके वजह से होती है वो कौन सी होती है, दिशीय। या तो उसकी ओर आता है कोशिका या जीव, या उससे दूर जाता है। तो ये अनुवर्तनी दिशीय होती हैं। जो अनुकुंचनी होती हैं ये अनुकुंचनी नॉन डायरेक्शनल होती हैं, यहाँ पर इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल होती हैं, और ये डायरेक्शनल होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है कंपानुकुंचनी और दूसरी होती है निशानुकुंचनी। जो निशानुकुंचनी है वो वापस से तीन प्रकार की पाई जाती हैं, प्रकाशानुकुंचनी, तापानुकुंचनी और हैप्नोनास्टिक। वो भी वापस से यहाँ पर तीन प्रकार की पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूजन आपको होगा, क्योंकि यहाँ पर ताप तीन जगह आ रहा है, ताप प्रकाश कहाँ अनुकुंचनी हो रही है, कहाँ अनुवर्तनी हो रही है। तो जब मैं आपको यहाँ डिटेल पढ़ाऊंगी उस वक्त बताऊंगी कि कहाँ पर कैसे अंतर आएगा, कैसे आप अंतर एक दूसरे में यहाँ पर देखोगे। तो इसलिए प्लीज़ घबराना मत देख करके कि ये इतने प्रकार की गतियाँ कैसे याद होंगी। तो ये इनके अंतरों को देखना, किसमें कौन सी गतियाँ पाई जाती हैं, कौन सी स्वयं प्रेरित हैं, कौन सी दूसरे से प्रेरित हो रही हैं। तो एक तो अंतर वहीं आ जाएगा, खुद के कारण हो रही हैं या दूसरे के कारण हो रही हैं। खुद के कारण तो स्वयं प्रेरित, किसी और के कारण तो यहाँ पर अनुप्रेरित होंगी। ओके स्टूडेंट्स, डिटेल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।